आइए अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। तो इंग्लिश में इसके बोलेंगे डिडक्शन रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी, यानी विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। कभी कभी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करने के लिए विमाओं की विधि का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि एक भौतिक राशि किन किन दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तीन भौतिक राशियों या एक घाततः स्वतंत्र चरों तक, फिर से इसको पढ़िए। इसके लिए हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि एक भौतिक राशि किन किन दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। अब ये बीच का छोड़िए। इसके लिए हम दी गई राशि को निर्भर राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा इस प्रक्रिया को समझें। देखिए थ्योरी में क्या लिखा है हम भूल सकते हैं, लेकिन उदाहरण द्वारा उसको क्लियर कर लेंगे तो फिर नहीं भूलेंगे। अब देखिए इस उदाहरण से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम पर विचार कीजिए, जिसमें गोलक को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है। हमने बताया था कि सरल लोलक का मतलब एक खूंटी में धागा बांधकर के नीचे गेंद को लटका दिया जाए, एक तरफ खींच के छोड़ दिया जाए तो ऐसे ऐसे दोलन करेगी, उसी को सरल लोलक कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को, यानी जो अंदर नीचे गोला लटका हुआ है, को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है और जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। गुरुत्व बल मतलब पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, इसलिए वो धागे से नीचे की ओर लटका है और ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है। मान लीजिए कि इस लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान M और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। दोलन काल T जिसको कहेंगे। तो विमाओं की विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अब हमको सूत्र निकालना है कि कैसे सूत्र निकल पाएगा। तो इसको देखते हैं, बड़ी आसानी से निकलेगा अगर आप मेरी बात को सही से समझ पाएंगे तो देखिए दोलन काल को यहाँ पर कैपिटल T माना गया है। पीछे भी हम लोगों ने जब क्वेश्चन किया है तो कैपिटल T ही मानते थे। टाइम पीरियड, दोलन काल का मतलब एक दोलन का टाइम पीरियड, मतलब एक तरफ से गोला चलेगा धागे में बंधा हुआ, दूसरी तरफ जाके फिर से वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा, तो एक दोलन काल बोलेंगे। और इसी को आवर्त काल भी कहेंगे। तो दोलन काल T की राशियों L, G और M पर निर्भरता को एक गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे थ्योरी में बताया था कि हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L की पावर X, G की पावर Y, M की पावर Z। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो उसकी जगह स्थिरांक K लिख दिया गया। एक स्टेप इसने छोड़ दिया है। अब चूंकि हमने बताया था या पढ़ा था कि मूल राशियों के ऊपर जो घात लगाई जाती है उन्हीं को विमा कहते हैं, तो घात के रूप में x, y, z लिख दिया गया, जहाँ के एक विमाहीन स्थिरांक है, इसका कोई विमा नहीं है, केवल प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए k लिख दिया गया है। एवं x, y, z घातांक है, यानी ये घाते हैं, घात वाले अंक। घातांक का मतलब घात वाले अंक, जिनको x, y, z मान लिया गया है, लेकिन ये अंक हैं। अब अंक कितने हैं हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो खुद ही पता चलेगा। तो दोनों ओर की राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर, अब जो हमने ये फार्मूला बनाया है, अब दोनों तरफ इनके विमीय सूत्र लिखेंगे। तो दोलन काल, काल का मतलब समय, तो समय का विमा T होती है, तो T लिख दिया गया। और हमने बताया था कि इधर LM T के फॉर्म में आएगा, तो इसलिए LM को भी लिख लिया गया। तो T की पावर 1 हो गई, क्योंकि आवर्तकाल की विमा T होती है, तो T की पावर 1 लिखा। L और M नहीं है, परंतु उनको लिखना है क्योंकि इधर हैं, तो L की पावर 0, M की पावर 0 लिख दिया गया।
अब ये इक्वल टू हो गया। अब इधर देखते हैं तो यल हमारी लंबाई है, लंबाई के लिए कैपिटल एल लिखा जाता है, इसकी बीमा 1 मानी जाएगी, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और इसकी पावर x है तो x लिख दिया गया। g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का हमारा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर का l और सेकंड स्क्वायर का t-2, तो l t-2 हो गया। y लगा है तो बाहर कोष्टक के हमने y लगा दिया। अब ये हमारा मास है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को कैपिटल M में लिखते हैं, पावर z है तो z लिख दिया गया। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, विचार करिए, यहाँ पर देखिए, अब L को एक साथ लाएंगे, T को एक साथ, M को एक साथ, तो T तो एक ही है, M भी एक ही है कि, लेकिन L 2 बार है, तो यहाँ पर L के ऊपर x है और इस L के ऊपर y है, तो एक x अगर हम एक ही L लिखना चाहते हैं तो L के ऊपर x प्लस y लिख देंगे, क्योंकि जो गुणा किया जाता है उसमें घातें जुड़ जाती हैं, तो घातों को जोड़ के लिख दिया। अगर भाग होता तो घातें घट जाती, तो जोड़ा गया, गुणा किया गया तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 L हैं एक साथ लिखे हैं, तो ऊपर जो घात लगाई गई हैं उनको जोड़ के लिखेंगे तो x प्लस वाई लिख दिया गया। t हमारा एक ही है, -2 में है, अब y का गुणा करेंगे तो -2y हो जाएगा, -2y लिख दिया। m 1 है, z का गुणा करेंगे तो z हमारा 1 हो जाएगा, z हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए, दोनों ओर की बीमाएं समीकृत करने पर, अब दोनों ओर की, इधर की बीमा, इस साइड की और इस साइड की, इसको हम समीकरण के हिसाब पर अगर लिखेंगे तो x प्लस वाई यल के साथ है, यहाँ यल बराबर 0 है यल के ऊपर, तो घातों के हिसाब से लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 है। अब देखिए, -2y t के ऊपर 1 है तो 1 हो जाएगा। अब m आ गया, m के ऊपर z है, इधर m के ऊपर 0 है, तो z बराबर 0 हो जाएगा। अतः x बराबर, अब x बराबर कितना होगा, तो इन 2 फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए, ये पहला इक्वेशन हमने लिख लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये दूसरा है -2y इक्वल टू 1। अब इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा कर दें तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, इधर 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, तब ये प्लस है, ये माइनस, तो ये कट जाएंगे, तो 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। वही x इक्वल टू 1/2 लिखा है। अब x इक्वल टू 1/2 आ गया। अब ये फार्मूला है जो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू 1/2 रख देंगे, प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हमारा इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/2 माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 आ गया। y इक्वल टू z इक्वल टू 0 हमें पता है। तो अब ये जब सारी वैल्यू हम रखेंगे तो x बराबर 1/2 आ गया, y बराबर -1/2 आ गया, z बराबर 0, तो अब सारी वैल्यू रख देंगे इस फार्मूले में। तो t इक्वल टू k, यल की पावर x था, x बराबर 1/2 आया है, तो यल के ऊपर 1/2 लिख दिया। अब g की पावर y है, y बराबर -1/2 आया है, तो g की पावर -1/2 रख दिया, और m के ऊपर z है और z बराबर 0 है, तो m के बराबर जब 0 रख देंगे ऊपर तो ये 1 आ जाएगा, तो इसीलिए m को नहीं लिखा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, t इक्वल टू k, l की पावर हाफ था और g की पावर -½ था, तो -½ था, तो इसको नीचे लिख देंगे तो l/g हो जाएगा। अब ऊपर भी हाफ हो गया, नीचे भी हाफ हो गया, इसको हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही हाफ होता है।
तो अब ये कह रहा, यही हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ स्थिरांक के का मान विमीय विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कोई फार्मूला विमीय विधि से सही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फार्मूला सही है, विमीय विश्लेषण के हिसाब से सही है। तो यहाँ पर जो के है, जिसको हमने विमाहीन माना था, इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते विमा विधि से। तो वही कह रहा है कि ध्यान दीजिए, यहाँ स्थिरांक के का मान विमीय विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है कि सूत्र के दक्षिण पक्ष को किसी संख्या से गुणा किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से विमाएं प्रभावित नहीं होती। इसमें विमाहीन का कोई भी गुणा करेंगे तो विमा प्रभावित नहीं होगी। वास्तव में k = 2π होता है, अतः t = 2π√L/g हमारा फार्मूला हो जाएगा। आगे जब हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे आवर्त गति वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर एक फार्मूला आएगा, तब आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब नीचे देखते हैं, परस्पर संबंधित राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करने के लिए विमीय विश्लेषण काफी उपयोगी है, तथापि विमाहीन स्थिरांकों के मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किए जा सकते। विमीय विधि द्वारा किसी समीकरण की केवल विमीय वैधता की जांच की जा सकती है। विमीय विधि से हम समीकरण सही है गलत है नहीं बता सकते, दोबारा और भी पहले बता चुका है। किसी समीकरण में विभिन्न भौतिक राशियों के बीच यथार्थ संबंध नहीं जांचे जा सकते, मतलब यथार्थ मतलब सही संबंध नहीं जांचे जा सकते। यह समान विमा वाली राशियों में विभेद नहीं कर सकती। पीछे भी कई बार आ चुका है। इस अध्याय के अंत में दिए गए कई अभ्यास प्रश्न आपकी विमीय विश्लेषण की कुशलता विकसित करने में सहायक होंगे। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अब इसका सारांश देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान भौतिक राशियों के मापन पर आधारित एक परिमाणात्मक विज्ञान है। कुछ भौतिक राशियां जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मा गतिक, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता मूल राशियों के रूप में चुनी गई हैं। तो मूल राशियां कौन कौन सी हैं, इनको ध्यान दीजिए। तो मूल राशियों के रूप में चुनी गई। प्रत्येक मूल राशि किसी मूल मात्रक जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, पीछे हम सब पढ़ चुके हैं, के पद में परिभाषित है। मूल मात्रक स्वेच्छा से चयनित परंतु समुचित रूप से मानकीकृत निर्देश मानक होते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उन्हीं को हम लोग मूल मात्रक कह देते हैं। मूल राशियों से व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल मात्रकों के संयोजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के पूर्ण समुच्चय यानी कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करने को मात्रक प्रणाली कहते हैं। 7 मूल मात्रकों पर आधारित मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम यानी SI वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रणाली है। यह प्रणाली समस्त संसार में व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त सभी भौतिक मापों में SI मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ व्युत्पन्न मात्रकों को SI मात्रकों में विशेष नामों जैसे जूल, न्यूटन, वाट आदि से व्यक्त किया जाता है। SI मात्रकों के सुपरिभाषित एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मात्रक प्रतीक हैं, जैसे मीटर के लिए स्मॉल m, किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए स्मॉल s, एम्पियर के लिए a, न्यूटन के लिए n आदि। अब आगे देखते हैं। प्रायः छोटी एवं बड़ी राशियों की भौतिक मापों को वैज्ञानिक संकेत में 10 की घातों में व्यक्त किया जाता है, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। माप संकेतों तथा आंकिक अभिकलनों यानी कैलकुलेशन की सरलता हेतु संख्याओं की परिशुद्धता का संकेत करते हुए
वैज्ञानिक संकेत एवं पूर्व लग्नों का प्रयोग किया जाता है। पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स जो पहले लगाए जाते हैं। भौतिक राशियों के संकेतन और एसआई मात्रकों के प्रतीकों, कुछ अन्य मात्रकों, भौतिक राशियों और मापों को उचित रूप से व्यक्त करने हेतु पूर्व लग्न के लिए कुछ सामान्य नियमों और निर्देशों का पालन करना चाहिए। किसी भी भौतिक राशि के अभिकलन में उसके मात्रक की प्राप्ति हेतु संबंध या संबंधों में सम्मिलित व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को वांछित मात्रकों की प्राप्ति तक बीज गणितीय राशियों की भांति समझना चाहिए। भौतिक राशियों के मापन हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। मापित राशियों में परिणाम को व्यक्त करते समय मापक यंत्रों की यथार्थता यानी एक्यूरेसी और परिशुद्धता यानी प्रिसीजन के साथ मापन में त्रुटियों को भी दर्शाया जाना चाहिए। त्रुटियां उनको भी दर्शाना चाहिए। मापित एवं अभिकलित राशियों में केवल उचित सार्थक अंकों को ही रखा रहने देना चाहिए। किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण उनके साथ अंकीय संक्रियाओं को करने और अनिश्चित अंकों का निकटन करने में इनके लिए बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, जो नियम हम पीछे पढ़ चुके हैं। मूल राशियों की विमाओं और इन विमाओं का संयोजन भौतिक राशियों की प्रकृति का वर्णन करता है। समीकरणों की विमीय संगति की जांच और भौतिक राशियों में संबंध व्युत्पन्न करने में विमीय विश्लेषण का प्रयोग किया जा सकता है। कोई विमीय संगत समीकरण वास्तव में सही हो यह आवश्यक नहीं है। कोई विमीय संगत समीकरण वास्तव में सही हो यह आवश्यक नहीं है, परंतु विमीय रूप से गलत या संगत समीकरण गलत ही होगी। मतलब विमीय विधि से हम किसी समीकरण को सही या गलत नहीं बता सकते, लेकिन अगर दोनों तरफ दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष की विमाएं बराबर नहीं है तब तो समीकरण विमीय दृष्टि से गलत ही है, विमीय दृष्टि से। परंतु विमीय रूप से गलत या संगत समीकरण गलत ही होगी, विमीय दृष्टि से भी और बिना विमीय से, मतलब वो गलत ही हो जाएगी अगर दोनों तरफ की विमाएं बराबर नहीं है। लेकिन अगर दोनों तरफ की विमाएं बराबर हैं तो जरूरी नहीं कि वो समीकरण सही हो, विमीय दृष्टि से सही होगा। जैसे गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² है तो m और v² की विमा होगी, हाफ की नहीं होगी, क्योंकि गिनती की विमा नहीं होती। तो इसको हम विमीय दृष्टि से सही कह सकते हैं, लेकिन विमा वैसे सही है गलत है नहीं बता सकते, क्योंकि हाफ भी लगा है। तो इसको ध्यान देना है, पूछ लिया जाता है। तो अब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगले चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो NCERT में पीछे दिए गए हैं।